जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। और आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और नियमित अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जो पिछले क्लास में अध्ययन किया था, चर्चा किया था आप लोगों के साथ, वो टॉपिक था सर्व शिक्षा अभियान। और उसी कड़ी में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे जो आज का टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NPEGEL के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है इसका, तो इसलिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक नंबर में ऐसा पूछ दिया जाता है कि इसका पूरा क्या नाम है, तो आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में जानते रहें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया, और उस सर्वेक्षण के अंतर्गत एक तथ्य सामने आया जो कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी बालिकाओं की जो विद्यालय में स्थिति थी, और उस स्थिति में ये भी देखा गया कि जो उपस्थिति है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ये कारण जानने का प्रयास किया गया, या ये आवश्यक हो गया कि विद्यालय में इनका नामांकन करा दिया गया है जब, तो उनकी उपस्थिति नियमित है या बीच में ही वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। ठीक, ये जानने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत साधन विहीन बालिकाओं की शिक्षा के लिए आप देखेंगे तो जुलाई 2003 में बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना जिसका नाम था NPEGEL के नाम से ये योजना चली थी। और ये योजना जो थी SSA की वर्तमान योजना के अधीन ये परियोजना लाई गई थी। और इस योजना का जो मुख्यतः मोटिव था वो ये था कि जो वंचित वर्ग से बालिकाएं आ रही हैं, जिनके पास वो साधन उपलब्ध नहीं है, उन बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक वो शिक्षा प्रदान किया जाए। ये योजना उन विशेष क्षेत्रों के लिए अपनाई जाती थी जहां पर शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, जहां पर बालिकाओं के शिक्षा के लिए लैंगिक भेद देखने को मिलते हैं, जहां पर कि जातिगत भेद देखने को मिलता है, रंग भेद देखने को मिलता है, और भी विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता, सांस्कृतिक विभेद कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये बालिकाएं अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो ये योजना जो है न्याय पंचायत वार द्वारा अब देखेंगे कि योजना बनाकर उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया, ठहराव को सुनिश्चित किया गया, जिसकी वजह से बालिकाओं की शिक्षा अच्छी हो सके। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जब होता है तो इसका एक लक्ष्य बनाया गया कि जिस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान में 10 वर्षों का पूरा लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी लक्ष्य था कि हम 1 से लेकर के 8 तक बालिकाओं के जो नामांकन है उस नामांकन में वृद्धि करेंगे, उनकी गुणवत्ता युक्त शिक्षा में वृद्धि करेंगे, और जो बच्चे नामांकन हैं वो बीच में ड्रॉप आउट ना हो, इसलिए न्याय पंचायत के अंतर्गत ये सारी चीज़ें योजना बनाई गई। और इसके साथ साथ जो ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बालिकाओं की शिक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाने का काम करता है, जिसके वजह से आप देखेंगे तो ये योजना उन क्षेत्रों में बनाई गई जहाँ के बच्चे या बालिकाएं कह सकते हैं अभी भी पिछड़ी हुई थी, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण उनके लिए उतना सर्वसुलभ नहीं हो पा रहा था। ये योजना उन्हीं बालिकाओं के लिए लाभप्रद हुआ या बनाया गया जिससे कि जो बच्चियां शिक्षा में नहीं आ पा रही हैं उनको ये शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। तो ये थोड़ा सा हमने इसको नोट्स के रूप में भी आपके सामने लिखा हुआ है, जिससे कि आप लेक्चर सुन करके बहुत कुछ, मैं समझता हूँ कि लेक्चर के माध्यम से आप 70 से 80% आप समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको लिखने के लिए कुछ न कुछ नोट्स होने चाहिए। तो मैंने ये थोड़ा सा नोट्स दिया है, आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग।
अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिएगा कि NPEGEL के उद्देश्य के अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला उद्देश्य है बालिकाओं के लिए मौलिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ये विशेष रूप से कार्यक्रम जो है वो प्रयासरत रहता है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है शिक्षा में लैंगिक अंतराल को दूर करना, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे अभिभावकों में, समाज के कुछ लोगों में बालक वर्ग को कहीं ना कहीं शिक्षा का वो सुअवसर दिया जाता है, लेकिन बालिकाओं को उतना अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये जो भेदभाव की प्रणाली है उसको दूर करने का कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम चलाया जाता है। समस्त जनपदों की जो निम्न साक्षरता दर वाले जो विकास हैं जनपद में, या फिर न्याय पंचायत स्तर पे जो एक विद्यालय में मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित करना, क्योंकि ये जो मॉडल क्लस्टर स्कूल है वहाँ पर वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं बालिकाओं के लिए, ताकि वो जो पिछड़े वर्ग से आ रही हैं, जनजातियों से कहीं न कहीं महिलाएं आ रही हैं, या साधनों से वंचित वर्ग से बालिकाएं आ रही हैं, उन बालिकाओं को 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा दी जा सके सही ढंग से। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, क्योंकि ये जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं रेशियो आप देखेंगे तो बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पर कि बालकों का रेशियो जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है और बालिकाओं का जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। तो यही कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था कि जो बालिकाएं हैं जो शिक्षा से दूर हो गई हैं, जो विद्यालय को छोड़ करके जा चुकी हैं या किसी कारण से विद्यालय नहीं पहुंच पा रही हैं, उन बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कराया जाए। बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि अब देखेंगे उच्च प्राथमिक शिक्षा में जो टीचर का कार्यानुभव होता है उसके आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए बालिकाओं को, जिससे हस्तकला से संबंधित या फिर ऐसी कुशलता डेवलपमेंट की जाए, ऐसी स्किल डेवलपमेंट की जाए जो बालिकाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम हो। तो इसलिए कार्य अनुभव शिक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये पाते हैं कि क्वालिटी नहीं हो पाती शिक्षा में नहीं है, जिसकी वजह से बालिकाएं विद्यालय में नहीं जा रही हैं। उनको नहीं भेजा जाता है कि क्या जाओगे विद्यालय पढ़ने के लिए, वहाँ पे सही से पढ़ाई नहीं होता है, तो घर पे ही बैठ के पढ़ो। तो इसलिए भी विद्यालय नाम तो लिखा लिया, पंजीयन तो है उनका, लेकिन वो विद्यालय ही नहीं जा रही हैं पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर में गिरावट हो रही है। अब छात्र छात्राओं का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो ये देखते हैं और पाते हैं कि जो हमने अनुपात की बात की, या फिर आप ये भी देखते हैं विद्यालय में कि गणित विषय में, विज्ञान विषय में, या फिर जो ऐसे कुछ कठिन सब्जेक्ट कहे जाते हैं उन विषयों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि बालकों की भागीदारी जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये योजना ये इसीलिए लाई गई, या उसका उद्देश्य था कि बालिकाएं भी साइंस पढ़ सकती हैं, गणित अच्छी पढ़ सकती हैं, उनमें भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब जो हम क्लस्टर स्कूल की बात कर रहे थे, मॉडल क्लस्टर स्कूल की जब बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ समझ में आता है कि अगर उन विद्यालयों को सारी सुविधाएं दी जाएं, जिसमें हम महिलाओं के लिए झूले की बात करते हैं, मनोरंजन की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, कुशल शिक्षक की बात करते हैं, बहु केंद्रित या बहुउद्देशीय कक्ष की बात करते हैं, उपकरण की बात करते हैं, तमाम प्रकार के शिक्षण विधियों की बात करते हैं जिनकी सहायता से उनको सिखाया जाए। तो अगर ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तो वो क्यों नहीं सीखेंगे, क्यों नहीं अच्छी शिक्षा लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उस शिक्षा की बात की जा रही है। लास्ट में
अगर मैं उद्देश्यों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य है कि ऐसे मलिन बस्ती या ऐसे क्षेत्र जहाँ से बालिकाएं सीखने के लिए नहीं आ रही हैं तो उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, जो कि शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो गई हैं। उनको विद्यालय ला करके नामांकन कराना ही नहीं है, बल्कि न्याय पंचायत द्वारा उनको विद्यालय में ठहराव की व्यवस्था की जाए। अगर आवास की भी व्यवस्था दी जाए ताकि वो विद्यालय में रह करके शिक्षा ग्रहण कर सके। सरकार ने उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की बात करता है, अनुदान या छात्रवृत्ति देने की बात करता है ऐसे बच्चों के लिए जिनको शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब NPEGEL का जो क्षेत्र कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो मुख्यतः हमें 3 क्षेत्र सामने देखने को मिलता है। जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड होते हैं ऐसे क्षेत्र भी इनको सम्मिलित किया जाता है, जहाँ पर कि अगर किसी भी परिवार का प्राथमिक बालक की जो गुरु मानी जाती हैं वो माता मानी जाती हैं, माता पिता माने जाते हैं। और जिस परिवार की या जिस बच्चे का माँ अगर शिक्षित ना हो तो वो अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए नहीं तत्पर कर रहे हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र जो बिछड़े हुए हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो अगर बालिकाएं शिक्षित होंगी वो परिवार शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा तो वो क्षेत्र शिक्षित होगा, वो समुदाय शिक्षित होगा। तो ये संकल्पना लेकर के कहीं ना कहीं ये चलता है। इसके साथ साथ चयनित शहर भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मलिन बस्तियां आती हैं, जहां पर कह सकते हैं कि ऐसे लोग निवास करते हैं जिनको कि शिक्षा से बहुत लेना देना नहीं रहता है, गरीबी व्याप्त रहती है, जनसंख्या विस्फोट रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों की भी बालिकाएं जो होती हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो शहर में ऐसे बस्तियों या ऐसे बस्तियां हैं तो उन बच्चों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया। आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की जो महिलाएं हैं जो ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर कि आप देखेंगे कि 5% महिलाएं आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा में जुड़ पाई हैं, बाकी जुड़ती भी हैं तो वो विद्यालय कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ना। उसके साथ साथ उच्च प्राथमिक शिक्षा में आप देखेंगे तो ऐसे जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, वो तो बहुत कम ही शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करना, पहले जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को शिक्षित देने का कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र ये निश्चित किया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें है NPEGEL के कंपोनेंट्स, ठीक, या घटक कह सकते हैं। पहला घटक है इसमें प्रत्येक न्याय पंचायत में आदर्श क्लस्टर विद्यालय की स्थापना। ठीक, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजना बनाई गई कि हर एक न्याय पंचायत में एक आदर्श क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। आदर्श क्लस्टर का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए होगा। ठीक, दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए अधिक घनत्व क्षेत्र में अव्यवस्थित विद्यालय। ठीक है, क्योंकि
अव्यवस्थित नहीं, अवस्थित, ठीक है, अवस्थित है, या कह सकते हैं कि विद्यालय की स्थापना की गई है। तो जहाँ पर आपके अनुसूचित जातियाँ थी, अनुसूचित जनजातियाँ थी, अन्य पिछड़ी जातियाँ थीं, अल्पसंख्यक थे, वहाँ पर अगर जनसंख्या है और उन जनसंख्याओं के लिए तब विद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी बालिकाएं हैं और अधिक घनत्व है वहाँ पर, तो वो विद्यालय स्थापित किए गए हैं। सभी सुविधाओं के उपयोग हेतु क्लस्टर में सभी विद्यालयों तक पहुँच होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि जो क्लस्टर के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं विद्यालय में वो सारी विद्यालयों तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कागजी रूप में कह दे रहे हैं और वो सुविधाएं उन विद्यालय तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, जिसके लिए आदर्श क्लस्टर की बात हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सभी जो उपयोगी साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनको क्या किया जाए, विद्यालय तक पहुँचाया जाए। वर्ष 2007-08 तक 7,245 विद्यालयों को आदर्श क्लस्टर विद्यालयों के रूप में सुदृढ़ीकरण किया गया, ठीक। अब देखिए, क्योंकि ये विद्यालय की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादातर पैमाने पर देखा जा रहा है और इसको आदर्श क्लस्टर के रूप में सुदृढ़ीकरण किया गया, ठीक। अब ये देख करके कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आंदोलन का स्वरूप लिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई और उनके शिक्षा में थोड़ी बहुत गुणवत्ता भी देखने को मिली, क्योंकि आप देखेंगे पिछले सर्व शिक्षा अभियान में भी प्रयास किया गया था, कुछ हद तक वहाँ भी सुधार आ गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं सुधार कुछ देखने को मिलता है। अब इस योजना द्वारा मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में दी गई सुविधाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्लस्टर विद्यालयों को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ में आइएगा, इस योजना के अंतर्गत जो मॉडल क्लस्टर विद्यालय हैं इस प्रकार के से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वो सुविधाएं दे करके जो मलिन बस्तियों के बालिकाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हैं, जो दूर दराज की बालिकाएं हैं, उन बालिकाओं को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक या कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा उनको मुहैया कराना, ठीक है। अब उनके लिए वो सुविधाएं कौन कौन सी दी गई हैं। पहली, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था ना, तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि 2005 से लेकर के 2006 इस वर्ष में 1 से लेकर के 5 तक के बालिकाओं के लिए लगभग जो है 8,392 मॉडल जो क्लस्टर स्कूल थे, उन स्कूलों में, ये काफ़ी मात्रा में स्कूल है, उन स्कूलों में क्या किया गया है भाई, चौकी की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बच्चे बैठ करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सके, लेखन कार्य अच्छे तरीके से कर सके, उनको बैठने में सुविधा या असुविधा कह सकते हैं महसूस ना हो, ठीक। तो इसलिए लकड़ी की चौकी की भी व्यवस्था की गई है। दूसरी व्यवस्था, साइकिलों एवं झूलों की उपलब्धता। देखेंगे जो आदर्श क्लस्टर विद्यालय हैं जो हमने नाम गिनाए, उन विद्यालयों में प्राथमिकता यही अपनाई गई कि बच्चों में कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं साइकिल की व्यवस्था किया जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पे 10 साइकिल की व्यवस्था की गई। अब उच्च प्राथमिक स्तरों में भी इसी प्रकार के प्रयास किए गए, जिसमें 14 साइकिलों की व्यवस्था की गई, जहां पर उनके शारीरिक विकास या फिर कह सकते हैं कि कौशलों का विकास करने के लिए किया गया था। और साथ ही साथ झूलों की भी व्यवस्था की गई। तो प्राथमिक विद्यालयों में 4 झूलों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बच्चे झूल सके, अपना मनोरंजन कर सके, खेल सकें, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। तो इसलिए साइकिल और झूलों की भी व्यवस्था की गई है प्यारे बच्चों। निःशुल्क यूनिफॉर्म की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे, यहीं पे एक डाटा आपको बता देते हैं, ठीक है। 680 जो विकास खंड हैं, उस विकास खंडों में जो शहरी मलिन बस्ती के बालिकाएं हैं,
उन बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके अभिभावकों पर कोई अतिरिक्त भार ना आए और उस भार की वजह से बालिकाओं को शिक्षा ड्रॉप आउट ना करना पड़े। इसके लिए कहीं ना कहीं ये निःशुल्क व्यवस्था किया गया है यूनिफॉर्म की। पुस्तकालयों की व्यवस्था, ठीक है, तो आप देखेंगे प्राथमिक विद्यालयों में भी पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि बच्चों को वितरित किया जाए पुस्तकालय। और आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, 2 वर्षों तक बच्चों को निःशुल्क जो है वो पुस्तक दिए गए, ठीक है। अब ये जब व्यवस्थाएं की जाती हैं तो बच्चों को अपना पैसा खर्च करके पुस्तक नहीं खरीदना पड़ता है, ठीक, और जब पुस्तक नहीं करना पड़ता है तो उन पे कोई अतिरिक्त भार नहीं होता है। और यही सिर्फ अगर कहा जाए कि उनके विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक नहीं, बल्कि पुस्तकालयों की जब स्थापना किया गया तो वहाँ पर विविध प्रकार के भी पुस्तक रखे जाने लगे, जिसमें समाचार पत्र आता है, मनोरंजन से संबंधित, कहानियों से रिलेटेड, जो हमारे दार्शनिक हैं, हमारे जो महान विभूति हैं देश के, उनसे संबंधित भी कहानियों के चरित्र निर्माण से संबंधित कहीं ना कहीं पुस्तक रखी जाने लगी। मानचित्र एटलस रखा जाने लगा, जिसको बच्चे खोल करके उसी पुस्तकालय में पढ़ सकें और फिर उसके पश्चात दूसरे बच्चे उसका लाभ ले सके, उसको समय समय पर जमा भी कराया गया। तो ये पुस्तकालयों की भी स्थापना की गई है। निःशुल्क बैग वितरण, ठीक है। अब देखिए बच्चों को निःशुल्क बैग वितरण भी दिया गया ताकि उनको अलग से बैग ना खरीदना पड़े, विद्यालय से ही पूरी व्यवस्था ये दी जा रही है महिलाओं को। तो बच्चे जो भी उनकी सामग्रियां हैं उन सामग्रियों को कहीं ना कहीं बैग में रख करके आएंगे और स्कूल चलो अभियान या फिर सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं ना कहीं निःशुल्क बैग वितरण बालिकाओं के लिए किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि उन्हीं बालिकाओं के लिए है जो वंचित बालिकाएं हैं, जो ऐसे क्षेत्रों से आती हैं जहाँ पर जनसंख्या आप देखेंगे इन बालिकाओं का बाहुल्य है, लेकिन वो इसी भार की वजह से पढ़ने के लिए नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसी जनजातियों के लिए ये व्यवस्था की गई है। बहुउद्देशीय कक्षों का निर्माण, ठीक। अब यहाँ देखेंगे तो बहुउद्देशीय कक्षों का निर्माण किया गया है, जिसमें बालिकाओं के लिए संरचनात्मकता का डेवलपमेंट हो, कुछ सृजनात्मकता का डेवलपमेंट हो और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, ठीक है। और देखेंगे तो ऐसा कहीं ना कहीं वातावरण क्रिएट किया गया जो बच्चों के जो भी उद्देश्य हैं उसको पूरा किया जा सके। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जो सुविधाएं दिया गया कारगर सिद्ध हुआ। उसके साथ साथ आप देखेंगे उपचारात्मक व्यवस्था, तो बच्चों का विकास करने के लिए, और जो हमने बात किया कि ये विकास कैसे हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं उपचार कैसे हो सकता है। उपचार का मतलब समझिएगा, एक होता है निदान, एक होता है उपचार ना। तो निदान मतलब समस्याओं की पहचान करना और उपचार का मतलब समस्या को जान करके उसके अनुसार जब हम वो सुविधा प्रदान करते हैं या उनकी समस्याओं को दूर करते हैं तब वो उपचार कहलाता है। तो उसमें उपचार के लिए जैसे डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी के अनुसार क्या करता है, जब दवा चलाता है और उस दवा से जब व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसको उपचार कहा जाता है। तो शिक्षा में भी इस प्रकार से बालिकाओं के लिए उपचार की व्यवस्था की गई है, ठीक। अब जैसे आप देखेंगे कि बालिकाएं विद्यालय में क्यों नहीं आ रही हैं, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण कराया गया और उसमें ये पाया गया कि ये बहुत से कारण हैं जिसके कारण से विद्यालय में बालिकाएं नहीं आ रही हैं। तो उन कारणों के हिसाब से उनको सुविधाएं दी गई।
तो वो कुछ सुविधाएं कौन सी है जिससे कि उनका समस्या का निदान किया गया। ठीक, तो जिसमें आता है कि उन बालिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था की गई, उन बालिकाओं के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया गया, निःशुल्क बैग दिया गया, रसोई घर की व्यवस्था की गई जहां उनको मध्याह्न भोजन प्राप्त हुआ, और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए अब हमने बात ही किया कि मनोरंजन की सुविधाएं दी जा रही हैं, साइकिल की व्यवस्था की जा रही है आने जाने के लिए। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई, और बालिकाएं जहां पढ़ रही हैं कक्ष में वहां बिजली पंखे की व्यवस्था की गई, जहां पर उनको पर्याप्त रोशनी भी मिल पाए, वातावरण के अनुसार उनको हवा भी मिल सके। ठीक, और उनको पीने के लिए यहाँ पर शुद्ध जल पेयजल की भी व्यवस्था की गई। तो ऐसा जब सुविधाएं या उपचारात्मक कह सकते हैं व्यवस्था जब विद्यालय में प्रदान किया गया, आदर्श क्लस्टर विद्यालय में, तब कहीं ना कहीं बालिकाओं को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी। और विद्यालयों के लिए अगर देखा जाए तो पुरस्कृत करने की भी बात की गई। इसमें लास्ट पॉइंट तो देखेंगे, इसके अंतर्गत आप पाएंगे कि सन 2005-06 के अंतर्गत जो विद्यालयों ने जितनी भी सुविधाओं का लाभ उठा करके अपने विद्यालय में बालिकाओं का पंजीयन भी कराया और उनकी शिक्षा दीक्षा भी देने में विद्यालय में रोक कर रखा, ठहराव किया और उनको शिक्षा दीक्षा सही ढंग से दिया जिससे कि उनका ज्ञानार्जन हुआ, उसके लिए विद्यालय को सूचीबद्ध करके पुरस्कृत भी किया गया। जो विद्यालय जो है अपना बेस्ट देने का प्रयास किए। तो ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है इन्हीं बालिकाओं के लिए आयोजन किया गया प्यारे बच्चों। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, रोचक लगा होगा, और जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को जब भी आप देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको जो भी समस्या हो, जो भी डाउट हो, उसको कमेंट करके आप लोग पूछ लिया करिए, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं मैं अवगत हो सकूंगा और समय रहते उसका समाधान कर सकूंगा। ठीक है, तो ये पूरा आप लिख लीजिए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है टॉपिक में, ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। जो प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कराया गया था, ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब जब हम लोग मिलेंगे तो स्कूल चलो अभियान टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और समझेंगे कि स्कूल चलो अभियान क्या है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।